हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रवि सैनी। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डील किए, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सेवाएं और वस्तु हैं उनका उत्पादन, उनका उपभोग, और जो पैसों का लेन देन होता है दैट इज़ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। उसके बारे में हमने पढ़ा कि इकोनॉमी में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद में कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बैकड्रॉप में इकोनॉमी के दो मॉडल डेवलप हुए, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हमने देखे। नाउ 1917 में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, उसी वक्त यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। बट आफ्टर लेनिन्स डेथ, स्टालिन एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप। उस केस में जो कम्युनिज्म है वो यूएसएसआर में ज़्यादा प्रिविलेंट हो गया। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जब यूएसए और यूएसएसआर में आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था, जिसे हम कोल्ड वॉर भी बोलते हैं, तो दोनों ने ऑपोजिट इकोनॉमी के मॉडल अडॉप्ट किए। यूएसए में जो था वो कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट किया गया, और ऑन दी अदर हैंड जो यूएसएसआर था वहाँ पे कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया। यूएसएसआर के जब 1991 में वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद में ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर एंड हो चुका था, और जो चाइना जो था वहाँ पे कम्युनिज्म का इफेक्ट इंक्रीज होने लगा। बट फाइनली 1978 में चाइना में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, और वहाँ पे भी कैपिटलिज्म की तरफ फाइनली जो इकोनॉमी थी वो शिफ्ट हो गई। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल देवर कम्युनिस्ट, बट जो इकोनॉमी मॉडल था वो ऑलमोस्ट कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर चुका था। कुछ दूसरे कंट्रीज जैसे कि क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, इन्होंने कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया। इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया ने जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है उनका एक मिक्स्ड मॉडल अडॉप्ट किया। इनिशियली जो इकोनॉमी मॉडल था हमारा वो सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था, बट लेटर ऑन 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो फाइनली इंडियन इकोनॉमी मॉडल भी कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया। नाउ डिमांड एंड सप्लाई। कुछ स्पेसिफिक वस्तु और जो सेवाएं हैं उनकी किसी तय समय में मांग रहती है, दैट इज कॉल्ड डिमांड। जैसे कि कोविड के समय जो खाद्य वस्तुएं थी, फूड आइटम्स थी, उनकी डिमांड ज़्यादा थी। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स के समय कुछ स्पेसिफिक क्लासेस की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, जैसे कोचिंग सर्विसेज। सप्लाई जो होती है वो प्रोड्यूसर और सेलर लेवल पे हम डील करते हैं कि कैसे एक तय समय में जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी उचित जो मात्रा है वो सप्लाई की जा सके। सो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकली इनके बीच में बैलेंस नहीं हो पाता है, उसी की वजह से दो कंडीशंस डेवलप होती हैं। पहली जो कंडीशन है उस केस में अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो जो वस्तु हैं उनके मूल्य बढ़ जाएंगे। मूल्य बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, जिससे कि जो उत्पादक है, जिसने वस्तु और सेवाओं को उत्पादित किया था, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिससे कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जो वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके पास ज़्यादा इनकम आएगी, जिससे कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो जो प्राइसेस हैं, जो मूल्य हैं, वो गिर जाएंगे, जिससे कि डिफ्लेशन होगा। डिफ्लेशन होने से जो वस्तु और सेवाओं को उत्पादित कर रहा था उसे नुकसान होगा, जिससे इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कम होगा, और जहाँ पे जो काम कर रहे थे उनकी रेगुलर इनकम भी कम हो जाएगी, जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिक्रीज होगा, और फाइनली इट विल लीड टू ग्रेट डिप्रेशन, जो कि यूएसए में 1929 में हुआ था। सो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक प्रॉफिट जनरेशन के लिए एक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन ज़रूरी भी है। सो जो डिमांड है वो मनी से रिलेटेड होती है, और मनी को हम लिक्विडिटी के फॉर्म में डील कर सकते हैं। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें या तो लिक्विडिटी को बढ़ाना पड़ता है या लिक्विडिटी को डिक्रीज करना पड़ता है। जैसे कि
लिक्विडिटी को जो हम डील करने के लिए अगर आरबीआई जो मेजर्स करता है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और जो गवर्नमेंट जब डील करती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो ज़्यादा लोन लिया जाता है, जिससे कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, जिससे डिमांड ज़्यादा होगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो लोन कम लिया जाता है, जिससे कि मार्केट में कम पैसा आता है, यानी लिक्विडिटी कम होती है, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, डिमांड भी कम होगी, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट को हम कम करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन कम होता है। सप्लाई के केस में हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेजर्स करते हैं जिससे कि जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज की जा सके। गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी मेजर करती है।